नमस्कार, जनएक्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं राहुल गुप्ता। हम सभी जानते हैं कि हमारा देश एक युवा देश है। देश की 2/3 आबादी युवा है। युवाओं के बारे में माना जाता है कि युवा स्मार्ट होते हैं, आधुनिक तौर तरीकों का इस्तेमाल करते हैं, समाज में बदलाव लाते हैं या बदलाव का नेतृत्व करते हैं। अगर हमारे देश की आबादी में 65% लोग युवा हैं तो यह माना जाना चाहिए कि देश में होने वाली जो ट्रांजैक्शन है, जो लेन देन है, उसका ज्यादातर हिस्सा भी आधुनिक होना चाहिए, स्मार्ट होना चाहिए, या ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू होना चाहिए, या ई वॉलेट के थ्रू होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। अभी जो नोटबंदी का मामला सामने आया है, उससे पहले यह देखा गया था कि हमारे देश में जो कैश इकोनॉमी थी, उसका जो साइज था वो आधे से ज्यादा था, आधे 50% से ज्यादा था। इसका मतलब यह है कि हमारे देश के तमाम युवा जो हैं, कम से कम वो अपनी भागीदारी पूरी तरह से नहीं निभा पा रहे हैं। जहां हम स्मार्ट ट्रांजैक्शंस की बात करते हैं, आधुनिक लेन देन के तरीकों के बारे में बात करते हैं। ऐसा दरअसल क्यों है? जब हर किसी के हाथ में हम स्मार्टफोन देखते हैं तो वो युवा पूरी तरह से स्मार्ट क्यों नहीं है, पूरी तरह से स्मार्ट पेमेंट का इस्तेमाल क्यों नहीं करता है? इसी बात पर हम बात करेंगे जनएक्स में। हम जानने की कोशिश करेंगे कि युवाओं और जो कैशलेस इकोनॉमी है, जो स्मार्ट लेन देन के तरीके हैं, उनके बीच में दरअसल दूरियां क्या हैं और युवा किस तरह से काले धन को मिटाने में या हमारी अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से कैश रहित बनाने में किस तरह से अपना योगदान दे सकते हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं। डॉक्टर नरेंद्र भसीन साहब है, पूर्व उपाध्यक्ष एक्सिस बैंक से। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ हमारे साथ हैं मृणाल सिन्हा जी, ये सीओओ है मोबीक्विक से। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ बहुत सारे ऐसे यहाँ पर युवा मौजूद है जो अलग अलग क्षेत्र से, अलग अलग क्षेत्र में पढ़ाई कर रहे हैं और उनके मन में भी कई सवाल होंगे स्मार्ट लेन देन के तरीकों को लेकर या फिर आधुनिक तौर तरीकों को लेकर। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चलिए बातचीत को आगे बढ़ाएं। सबसे पहले डॉक्टर साहब, अगर आपके पास आए, क्या मानते हैं आप, जो आंकड़ा हमने पेश किया है कि जो नकदी अर्थव्यवस्था की जो स्थिति है, वो उसकी स्थिति बाकी डेवलप जो नेशन है उनके मुकाबले हमारे यहाँ ज्यादा है। अभी भी जो कैशलेस सोसाइटी है उसकी तरफ बढ़ने में लगता है हमारे युवा या हमारी जनसंख्या है जो है वो पूरी तरह से अपना योगदान नहीं दे पा रही है। आपको क्या लगता है किस पड़ाव पर हम यहाँ पर मौजूद हैं? नहीं, आपने बिल्कुल ठीक है। 65% युवा हमारे बैंकिंग में पिछले 5 या 6 साल में हम देखा जो हमारा कस्टमर प्रोफाइल है, अब बैंकिंग में यंग कस्टमर्स आ रहे हैं। बट जैसे आपने बोला कि 65% में अगर डाटा देखा जाए सिर्फ 39% ही जो लोग अभी डिजिटल बैंकिंग यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे गैप हमारे पास सीधा युवा में 21-22% गैप आ जाता है। बिकॉज अगर देखा जाए तो फाइनेंशियल लिटरेसी और अवेयरनेस के ऊपर सारा बात आ जाता है कि मेट्रो और इसमें दिल्ली, कलकत्ता, बॉम्बे, चेन्नई, जहाँ पे हम कस्टमर्स को अवेयर है, लोगों को मालूम, बट थोड़ा सा हम दिल्ली से 40-50 किलोमीटर जाएं, मेरठ या यूपी, तो वहां जाके लोगों को मोबाइल बैंकिंग और इन चीजों के बारे में नहीं मालूम। तो सबसे पहले फाइनेंशियल लिटरेसी, फिर फाइनेंशियल अवेयरनेस। आई थिंक जो पहला कदम सबसे पहला ये होना चाहिए कि हम बैंक्स को कस्टमर मीटिंग्स में, रोड शो में सबको बताना चाहिए और डेमोन्स्ट्रेट करके बताना चाहिए। खाली सिर्फ एक पब्लिश करने से, एडवर्टाइजमेंट और एक पेपर में लिखने से कुछ नहीं होता। वी हैव टू गो टू द पीपल। आरबीआई ने फाइनेंशियल लिटरेसी के कई पोस्टर्स बनाए हैं स्कूलों में। अब 7th क्लास के बच्चों तक युवा पे जाके उनको सिर्फ सेविंग और बचत के लिए सिखाया जा रहा है, ताकि ये नहीं कि बच्चे जब ग्रेजुएट्स में पहुंचे या क्लास 12 हो तब उनको बैंकिंग पढ़े या कॉमर्स पढ़े। तो अगर 7th क्लास में उनको पॉकेट मनी से उसको एक हैबिट बना दिया जाए कि आपको बचत करना है, जब पॉकेट में 100 रुपए बचे, 20 रुपए 25 रुपए बचत करे, तो उस बचत का जब उनको कुछ जरूरत है तो तभी से एक हैबिट इनकल्ट करना चाहिए। यानी आपका आकलन ये है कि शहरों में तो कुछ हद तक जो युवा है, जो शहरों की जनसंख्या है, वो तो स्मार्ट तौर तरीकों की तरफ बढ़ रहे हैं, आधुनिक पेमेंट के तरीकों की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन गांवों में अभी भी तस्वीर बहुत अलग है। वहां पर भी अभी कैश से बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शंस होती है। मृणाल जी, आप क्या मानते हैं, क्योंकि आप एक आधुनिक एक तरीके का संचालन करते हैं, जो पेमेंट का आधुनिक तरीका है, जो सबसे आधुनिक माना जाए आज की दुनिया में, तो गलत नहीं होगा। आप क्या मानते हैं कि किस हद तक आप देश के युवाओं को इस आधुनिक तरीके से जोड़ पाए हैं? हमारे 80% जो कस्टमर हैं, हमारे जो 80% उपभोक्ता हैं, उनकी उम्र 20 से लेकर 35 साल के बीच में। तो हमारा तो जो युवाओं से संबंध है वो काफ़ी गहरा है और ये संबंध सिर्फ शहरों में नहीं है, ये गांवों में भी है, कस्बों में भी है। तो हमारे तो कई उपभोक्ता ऐसे हैं जो नागालैंड से हैं, जो रांची के पास के गांवों से हैं। तो हालांकि जो शहर है उसमें काफ़ी युवाएं यूज़ करते हैं हमारा सर्विस, मगर दूर दराज के
के जो जगह है वहाँ भी काफ़ी मात्रा में जो वहाँ की युवा पीढ़ी है वह हमारी सर्विस अपना रही है। आपने कहा कि 85% के आसपास जो आपके उपभोक्ता हैं वो युवा हैं। जी। आपको ऐसा क्यों लगता है कि युवाओं के अलावा जो बुजुर्ग हैं वो क्यों नहीं आपकी इस सेवा से जुड़ पाए? उनको क्या कमी लगती है इसमें? इसमें कमी की बात नहीं है। क्या होता है कि कोई भी जो 35-40 साल का कोई व्यक्ति अगर हो गया, उसके बाद उस व्यक्ति में कुछ इनर्शिया आ जाती है। उनकी कुछ आदतें होती हैं जो आदतें बदलनी बहुत मुश्किल होती हैं। तो अगर कोई एक ऐसा व्यक्ति है जिसका आदत है कि मैं तो काम चेक से ही करूंगा या फिर मैं काम कैश से ही करूंगा, तो उनको अपनी आदत बदलनी मुश्किल हो जाती है। ठीक उस तरह से जैसे कि हमारे घर में जो बुजुर्ग हैं उनको अपने रोजमर्रा की आदतें बदलनी मुश्किल है, मगर जो युवा पीढ़ी है वो पहली बार चीजें खरीद रहा है, कुछ नया करने का मन रखती है, एक्सपेरिमेंट करना वो पसंद करती है, और उसके अंदर में आदतें अभी सेट नहीं हुई हैं। आदतें सेट नहीं हुई। हमारे साथ बहुत सारी युवा हैं, उनसे बात करते हैं। आदतों की बात की है, उनका मानना है कि अभी भी आदतें बदलना इतना आसान नहीं। आप क्या मानते हैं कि क्या लगता है कैशलेस सोसाइटी की तरफ बढ़ते हुए क्या चुनौती हमारे सामने? हेलो जी। मेरा हिसाब से यह होता है कि मैं एक ऐसा बंदा है जो पर्स में कैश होता है वो अच्छा मानता है। 100 रुपए का 3 नोट है मेरे पास, तो मेरा को एक फीलिंग आता है बहुत अच्छा है। पर मेरा 2 घर है केरला में है, मैं दिल्ली में पढ़ता है। जब मैं दिल्ली से केरला जा रहा था मेरा पास कैश बहुत कम पड़ा ट्रेड पे, तो मैं सोचा कैश पे कम में क्या कर सके। फिर मैं सोचा कि ऑनलाइन बुक करे ऐप से, IRCTC ऐप से। तो मुझको ऐसा जानकारी मिला, मैं ट्रेन में ट्रैवल करता था, एक बार ट्राई कर ले, एक बार एक्सपेरिमेंट कर ले। सो मेरा हिसाब से यूथ को क्यों गैप होता है कि खुद से वो एक्सपीरियंस होता है, तो खुद से मुझको एक्सपीरियंस हुआ कि मैं ऐप से बुक कर ले, मैं खाना कुछ से खा लिया, और ये आइडिया मैं मेरा फ्रेंड्स को भी शेयर कर लिया, उन लोगों को भी बहुत अच्छा लगा। यानी आपका जो एक्सपेरिमेंट था काफी अच्छा लगा, आप उसकी तरफ आप कैशलेस या आधुनिक तौर तरीके उसकी तरफ आप आगे बढ़े। आपको क्या लगता है, आप किस हद तक आप बताइए, आप किस हद तक जो कैशलेस ट्रांजैक्शन है उसका इस्तेमाल करते हैं, किस तरह से आधुनिक तौर तरीकों का इस्तेमाल करते हैं? सर ये तो रही आदतों की बात, बट मेरा एक क्वेश्चन है जी पूछिए। कि आजकल हम लोग न्यूज पे सुन रहे हैं, जब से हमारे प्रधानमंत्री जी ने 500 और 1000 के नोट बंद किए हैं, लगातार न्यूज आ रही है कि लोग 500 और 1000 के नोट जला रहे हैं, उनको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो क्या इससे हमारी इकोनॉमी पे, हमारे देश की इकोनॉमी पे असर पड़ेगा, और पड़ेगा तो क्या पड़ेगा? ये मेरा एक सवाल। डॉक्टर साहब इस बात का जवाब अगर आप देना चाहें, जिस तरह से ये सामने आ रहा है कि कई तरह की खबरें सामने आई है। इसका जवाब मैं ये कहूँगा कि एक लोगों को डर बैठ गया। जो अनाउंसमेंट अगर देखा जाए तो एक रेवोल्यूशनरी है। एक ये अनाउंसमेंट जो काफी टाइम से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो एक ब्लैक मनी को वाइट का जो प्रॉब्लम चल रहा था, या फेक करेंसी या टेररिज्म फाइनेंसिंग था, और सबसे मुद्दा था जो डिजिटल बैंकिंग की तरह एक पुश। अगर देखा जाए तो हम पिछले 2 दशक से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पेमेंट सेटलमेंट 2001 से शुरू कर रहा था कि धीरे धीरे कंप्यूटराइजेशन, नेट बैंकिंग, ATM देखा जाए और क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड देखा जाए तो 10-12 साल से कोशिश कर रहे थे कि इसी तरह आगे बढ़ना चाहिए। अब जहां के करेंसी चलाने का वो डर लोगों को बैठ गया, बिकॉज लोगों ने अपना अकाउंटिंग सिस्टम, अपना टैक्सेशन को नहीं समझा। अगर सिर्फ लोगों ने अपना रिपोर्ट भी किया होता कि अगर ये हमारा इनकम है, टैक्स चाहे पे करे ना करे, अगर खाली रिपोर्ट भी किया होता इनकम जनरेट, तो आज ये डर ना बैठता। अब उनको कोई जरिया नहीं मिल रहा कि किस तरफ से जाए, तो इसलिए डर से जला रहे। और जलाना सही बात नहीं है, उसके सभी के हल है, आप डिस्कस कर सकते हैं बैंकर से हैं और गवर्नमेंट से। यानी ये भविष्य में इस तरह का डर ना बैठे। अगर आपके पास अगर पैसा है तो वो पैसा आपको डर ना दिखाए, बल्कि आपको सहूलियत दे। वो किस तरह से हो सकता है? अगर आपका पैसा बैंकों में जमा है, या आपका पैसा पूरी तरह से टैक्स देने के साथ एक तरह से व्हाइट में है। आधुनिक जब हम पेमेंट के तौर तरीके के बारे में बात करते हैं डॉक्टर साहब, कौन कौन से ऐसे तरीके हैं, एक बार दर्शकों को रिकैप किया जाए, बताया जाए, जो हमारे गांव में भाई देख रहे हैं इस कार्यक्रम को, उनको अगर बताया जाए कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जो आपको कैशलेस बना सकते हैं, नकदी के झंझट से आप मुक्त, खुले पैसों के झंझट से आप मुक्त? देखिए, 2 तरह के अगर बैंकिंग प्रणाली को समझा जाए तो हमारे पास 2 तरह के बैंकिंग एंड पेमेंट सिस्टम है। एक हमारा अभी भी लोग कैश तो चलो ठीक है, हमें धीरे धीरे कम करना है, बट अभी भी लोग चेक के ऊपर ज्यादा, पेपर बेस्ड क्लियरिंग सिस्टम पे अभी विश्वास है। जहां भी गांव में जाएंगे लोग अपना बिजनेस नहीं देते, अपने गुड्स नहीं देंगे, माल नहीं देंगे, उनको चेक मिल जाए, चाहे चेक वापस आ जाए 2 दिन बाद, बट कंफर्टेबल है लोग चेक से। इसके लिए हमने RBI ने चेक ट्रंकेशन सिस्टम पहले माइक्रो जाता, इमेज बेस से आपका चेक जहां भी जमा करो, चेक फिजिकली नहीं जाता,
थ्रू पेपर बेस्ड क्लियरिंग से आपको मिल जाता है। छोटे गांव में माइक्रो क्लियरिंग भी है, मैनुअल क्लियरिंग भी है, ये हमारा पेपर बेस्ड है। बट जो हमारा मेन शिफ्ट जो है, धीरे धीरे हमारे पास 6 या 7 तरह के ऐसे तरीके हैं जिसमें इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग। जैसे मोबाइल बैंकिंग सबसे पहले IMPS अभी आया, इमीडिएट मोबाइल पेमेंट सिस्टम। खाता है नहीं है, नॉन अकाउंट होल्डर के लिए है। खाता है तो आपका अकाउंट उस डिजिटल बैंकिंग मोबाइल से लिंक हो जाएगा, खाता नहीं है तो पेटीएम और मोबाइल बैंक के थ्रू जाइए। चाहे डेबिट कार्ड हो, क्रेडिट कार्ड हो, ऑनलाइन बैंकिंग से आप उसको ट्रांसफर करो। IMPS अभी रिसेंटली है, नेट बैंकिंग आज सारे बैंक हर सुविधा दे रहे हैं, कोई चार्ज नहीं है। अगर आज लोगों को नेट बैंकिंग होता तो पैनिक और डर की जरूरत नहीं थी। जिसका नेट बैंकिंग था, जैसे पेटीएम था या मोबी बैंक था, जिसका IMPS है, वो अपना आराम से बैठे। IMPS में कुछ नहीं चाहिए, एक MMID आपको मिलता है, एक MMID दूसरे कस्टमर को भुगतान हो जाता है। आमने सामने बैठ के आप ओला को पे कर रहे हो, ऑटो वाले को पे कर रहे हो, वेजिटेबल्स अब 2-4 दिन में देखा वेजिटेबल वेंडर ने सिर्फ बैंक के पास जाना है, पॉइंट ऑफ सेल एक मशीन लगता है, IMPS आपके अकाउंट से लिंक हो जाएगा और आपका सारा खाता 10 रुपए है, 20 रुपए है। आम लोगों के मन में कई बार डर होता है कि इसके पीछे कुछ हिडन कॉस्ट, कुछ ऐसा छुपा हुआ खर्चा है। जैसे आप किसी को आपको अगर आपको 100 रुपए का भुगतान करना है, आपने 100 का नोट दिया और आपको भुगतान हो गया, लेकिन मन में कई बार आम लोगों के मन में एक जो लोग इस पूरी प्रक्रिया के जानकार नहीं है, उनको लगता है कि अगर हम बैंकिंग व्यवस्था के थ्रू या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के थ्रू या क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के थ्रू जाएंगे तो 100 रुपए का अगर हमने भुगतान किया है तो 2-4 रुपए एक्स्ट्रा हमें अतिरिक्त पे करना पड़ेगा। क्या ये बोलना सही है? नहीं, क्या ये डर गलत है? बिल्कुल गलत है। डेबिट कार्ड में तो आपके अकाउंट से लिंक है, जितना आपके अकाउंट में खाते में पैसा है उतना आप निकले, कोई चार्ज नहीं है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बार बार लोगों को मेल दे के, एडवर्टीजमेंट दे के बताया कि आपके डेबिट कार्ड में, क्रेडिट कार्ड में भी कोई चार्ज नहीं होना चाहिए। बट कुछ बैंक जो अपना वीजा और मास्टर सेटलमेंट उसके अगेंस्ट कुछ 1-2% ले सकते, बट ऐसा कुछ नहीं है, फ्री कॉस्ट दे रहे हैं। क्रेडिट कार्ड एक फैसिलिटी है जो आपको ऑनलाइन, क्योंकि इसमें बैंक का भी टाइम सेव हो रहा है, आपका भी टाइम सेव हो रहा है, तो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, और होगा भी तो बहुत मामूली 25 रुपए या RTGS वगैरह जो रियल टाइम में है, तो नॉमिनल है, वो भी बैंक वेव कर देता है, वो भी बड़ी रकम। और अभी तो सभी कुछ वेव हो गया, आपको मालूम है। ATM चार्जेस भी है, सेविंग बैंक मेंटेनेंस भी है, जितनी बार मर्जी आप निकाल सकते हैं। अगर मैं गलत नहीं हो कि 10,000 तक अगर आप किसी को ऑनलाइन ट्रांसफर करते हैं तो उस पर तो कुछ पैसा लगता ही नहीं। मैक्सिमम उसमें कुछ नहीं है आपका, मैक्सिमम 25 रुपए, 50 रुपए, 200 से ज्यादा कोई ऐसा नॉमिनल नहीं है। बट आप वो डर आपका खत्म हो जाएगा। आपके पास 5 तरह के तरीके हैं, IMPS है, मोबाइल बैंकिंग है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड है, और विदाउट एनी चार्जेस है। और यही बैलेंस आज इतना जो करोड़ों रुपए बैलेंस आ गया, ये बैलेंस मेंटेन होते तो आपको इंटरेस्ट भी मिलता और उस पर सिस्टम में इंटरेस्ट भी मिलता और किसी जगह कोई डर नहीं था, और अपना पैसा पड़ा हुआ है तो ब्याज तो आपको मिल ही रहा है, सुरक्षित भी है पैसा। कोई हिडन कॉस्ट भी होती है जो आधुनिक तौर तरीके पेमेंट के, जैसा कि आपको मोबाइल वॉलेट है, किसी तरह को कोई हिडन कॉस्ट जिसके बारे में बताना चाहिए? मैं आपको एक उल्टी चीज बताता हूँ। जो हिडन कॉस्ट है ना, वो कैश में है। अच्छा, ठीक है, कैसे? एक सवाल मैं पूछूंगा। आप जाते हैं किसी दुकानदार के पास, आपने 27 रुपए का सामान खरीदा, ठीक है, आप उसको 100 रुपए देते हैं, ठीक है, वो आपको वापस क्या देता है? खुले पैसे नहीं होंगे तो टॉफी दे देगा। आपको चाहिए टॉफी? आपके 3 रुपए तो वहीं बर्बाद हो गए, है ना? अब अगर कोई मोबाइल वॉलेट आपसे 50 पैसे ले लिया उसने आपकी जिंदगी आसान करने के लिए, तो वो तो आपको अच्छी डील दे रहा है। सही बात है ना? तो आपको वो टॉफी नहीं चाहिए, आप तो टॉफी वो फेंक देंगे, किसी को दे देंगे, आपको वो 3 रुपए बचाने। अब आप सोचिए, वो 3 रुपए बचा के महीने भर में वो तो 1,000-2,000 रुपए भी हो सकते हैं। जब भी हम कैश की बात करते हैं तो कोई हमें ये दृष्टिकोण नहीं देता है कि कैश इतना बड़ा जंजाल है। ये तो हमने अपने इंट्रोडक्शन में बोला कि खुले पैसों से आपको झंझट मुक्ति मिल जाती है एक तरह से। जो खुले पैसों के लिए आप कई बार दर दर भटकते हैं, उसकी वजह से, जैसा कि आपने एग्जांपल दिया, नुकसान भी होता है, उससे आपको मुक्ति मिल जाती है अगर आप आधुनिक तौर तरीकों का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो मोबाइल वॉलेट हो, चाहे वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो, चाहे वो डेबिट कार्ड के थ्रू, स्वाइप के थ्रू पेमेंट हो, तो उनसे आपको खुले पैसों से झंझट मिल जाती है। लेकिन मेरा सवाल यह था कि कोई हिडन कॉस्ट भी है? अगर कोई मोबाइल वॉलेट इस्तेमाल करता है, क्या उसको कोई मेंटेनेंस का खर्चा या कोई खर्चा देना पड़ता है, सालाना या मंथली? कस्टमर को जो उपभोक्ता है उसको मोबाइल वॉलेट के लिए कोई पैसे नहीं देने पड़ते जी। ये जो मर्चेंट है जो एक्सेप्ट करता है ये वॉलेट, जो पेमेंट एक्सेप्ट करता है, उसको पैसे थोड़े देने पड़ते हैं, मगर उसके लिए उसको सर्विसेज उसके एवज में काफी मिलते हैं। सर्विसेज मिल जाती है उसको, ग्राहकों को दायरा बढ़ा हुआ मिल जाता है। सिर्फ ग्राहकों का दायरा नहीं, उससे
बिल्कुल उसी टाइम उसको पूरा खाता मिलता है, रियल टाइम उसके फोन पे दिखता है कि अभी 2 मिनट पहले मेरा कितना ट्रांजैक्शन हुआ, जो उसको पहले नहीं मिल पाता था। वो उस दिन के अंत में वो जाके बही खाते से वो कंपेयर करता था, तो उसमें 19-20 काफी होता था। अभी वो तुरंत एक पल में उसको पता चल सकता है कि इस पल के पहले मेरा कितने का बिक्री हुआ है, ये सर्विस मिल रहा है उसको। यानी जो छोटे दुकानदार हैं या बड़े दुकानदार भाई या कारोबारी भाई हैं, उनके लिए जो कैश की व्यवस्था करना होता है, जो लेन देन की व्यवस्था करना, वो भी काफी आसान हो जाता है, क्योंकि आप एक क्लिक भर से जान लेते हैं कि आपके पास कितना पैसा आया, कितनी ट्रांजैक्शन हुई है। आपको शाम को नोट गिनने की जो वो परेशानी है, उससे आपको मुक्ति मिल जाती है। ये आपने अच्छी बात बोली कि ये जो आधुनिक तरीका है मोबाइल वॉलेट का, इसमें कोई कस्टमर का कोई खर्चा नहीं है इसको मेंटेन कर रखने का, इसको इस्तेमाल करने का कोई नियमित खर्चा नहीं है, बल्कि इसके फायदे। और हमने कई बार देखा होगा कि कई तरह के आजकल ऑफर भी मिलते हैं। बिजली का बिल पे करो तो 5% का ऑफर कैशबैक मिल जाता है। कई तरह के कैशबैक के ऑफर भी मिलते रहते हैं। जो और आपके एज लॉयल्टी रिवॉर्ड, जैसे सर ने बोला टॉफी है, तो वो टॉफी उसको यूज करने के लिए आपको एज लॉयल्टी रिवॉर्ड मिलते हैं। जितना आप पेटीएम यूज करो, जितना मोबाइल यूज करोगे आपको, और अपनी मर्जी से चूज करो, फिर आप टॉफी नहीं, फिर आप लंच भी करो, कुछ भी करो, आपकी चॉइस से। और यही क्रेडिट कार्ड के बारे में बात कर सकते हैं कि रिवॉर्ड पॉइंट्स आपको जो जुड़ते हैं, रिवॉर्ड पॉइंट्स को बदलकर आप चाहे तो कोई वस्तु ले सकते हैं, या फिर उसको कैशबैक की भी सुविधा कुछ बैंकों में होती है। तो जो आधुनिक तौर तरीके हैं, ये ना सिर्फ आपकी जिंदगी को आसान बना देते हैं, बल्कि आपकी जेब को भी कई बार उतना हल्का नहीं करते जितना हल्का कैश के जरिए अगर आप पेमेंट करें वो कर देती है। तो फायदे ही अभी तक फिलहाल हमें नजर आ रहे हैं, नुकसान की तो कोई इसमें बात ही नहीं है। और अगर पूरी तरह से कैशलेस सोसाइटी की तरफ हम लोग बढ़ते हैं तो पूरी अर्थव्यवस्था को फायदा होता है, पूरी अर्थव्यवस्था को फायदा होता है, सरकार को फायदा होता है, आपको फायदा होगा, और हॉस्पिटल में पैसे खर्च होंगे, सड़कों पर पैसे खर्च होंगे, पूरी देश में बदलाव लाया जा सकेगा। और यही इस सरकार की मंशा भी है। कुछ और सवाल भी है, युवाओं से पूछते हैं। क्या सवाल आपके मन में, आप कोई बात कहना चाहते हैं? जी बताइए। सर, मैं ये कहना चाहता हूं कि युवा को कोई दिक्कत नहीं है कैशलेस होने में। दिक्कत केवल एक चीज है, वो संस्कार। अगर माँ अपने बच्चे को 5 साल से ये सिखाए कि बेटा ये बड़े हैं, इनके पैर छुओ, तो वो आजीवन अपने बड़ों के पैर छूता है। तो अगर वही माँ सिखाए कि जब तुम पैसा दे ही नहीं रहे हो, जब तुम पैसा तुम्हारे हाथ से जा नहीं रहा है, पैसा उस तक पहुंच नहीं रहा है, तो तुम भरोसा किस पे करो? अगर उस माँ को आप एजुकेट करें कि नहीं ये सही है, आप इसे करें, इससे फायदा होगा, तो सर वो ज्यादा अच्छा है इन द केस कि आप उस बच्चे को अपना टारगेट बनाकर उसको एजुकेट करने की कोशिश करो, क्योंकि संस्कार तो ऑटोमेटिकली मां से आएंगे। तो ये जो तरीके अगर पेरेंट्स सिखाए, स्कूलों में सिखाए, तो ये और भी ज्यादा प्रभावशाली हो सकते हैं। जी, इसके बारे में आपने प्रकाश डाला था, और भी बच्चों से बात कर लेते। जी आप बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? सर, एक छोटा सा क्वेश्चन था। आज भी गांव में लोगों को ये डर बना रहता है मन में कि मैं क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से कुछ पेमेंट करूं तो हैकिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, या मेरे अकाउंट से कुछ पैसे कट सकते हैं, या कुछ मेरे साथ प्रॉब्लम हो सकती है अकाउंट में। तो क्या ये डर वाजिब है उन लोगों का? और उसके वजह से ही आज गांव में लोग इस चीज को ऑनलाइन पेमेंट करना नहीं चाहते, सारे काम कैश में करना चाहते हैं या बाई चेक करना चाहते हैं। वैलिड क्वेश्चन है आपका। वाकई में वसीम साहब, आप क्या बताएंगे, क्योंकि आप एक बड़े बैंक को संचालन करते रहे हैं, बैंकों की तरफ से क्या सुरक्षा के इंतजाम किए गए? ऐसा कोई डर की बात नहीं। मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला कि सब अवेयरनेस के ऊपर जागरूकता है, कस्टमर को हम कितना अवेयर कर रहे हैं। जो आपका पासवर्ड है वो एक सिग्नेचर की तरह, चेक के ऊपर आपने सिग्नेचर कर दिया, अब चेक है नहीं, इसमें कार्ड है, पासवर्ड है, सिर्फ आपको मालूम है। प्रॉब्लम ये है कि ग्राहकों को या गांव में लोगों को मालूम नहीं है कि उस पासवर्ड को सुरक्षित रखना। अगर आप किसी से शेयर कर लेंगे या किसी को पासवर्ड बता देंगे, तो आज आपका इंटेंशन ठीक है, बट कल को खराब हो सकता है। केवाईसी जो हम कहते हैं, नो योर कस्टमर, जब अकाउंट खोलते हैं तब ठीक है, बट 2 साल बाद किसी का इंटेंशन खराब हो जाए। तो ये जागरूकता हमें बैंकों को भी, हमारा भी फर्ज है कि हमें अवेयरनेस करना चाहिए, डेमोन्स्ट्रेट करना चाहिए। कई बैंकों में हम कस्टमर खुद लेके जाते हैं एटीएम में और उनको करवाते हैं, खुद अपने हाथों से करवाते हैं। पासवर्ड के लिए उनको बताते हैं कि पासवर्ड को बिल्कुल एक सिंपल पासवर्ड नहीं रखना, आपको उसमें न्यूमेरिकल, अल्फा या हाइफन चीजें यूज करो ताकि आपको याद रहे। पासवर्ड के लिखे नहीं, हर 2-3 महीने बाद चेंज करें। अभी सब मैसेज आ रहे हैं, बट अगर लोगों ने ये चीजें करी होती तो पहले जो डेबिट कार्ड फ्रॉड हुआ और उसके बाद अब ये चीजें बिल्कुल सामने नहीं आती। तो हमें कस्टमर और गांव में जाकर लोग बताना है, स्मार्ट मोबाइल फोन आजकल सभी के पास है, आप यहाँ से बैठे पटना और दूर दराज बात कर सकते हो, तो आप SMS से ट्रांसफर भी कर सकते हो, एक एप्लीकेशन आप अपलोड भी कर सकते हो। इसको इस तरह से भी समझाया जा सकता है, जिस तरह से आप अपना कैश से भरा हुआ पर्स किसी अनजान व्यक्ति को नहीं देते हैं, बिल्कुल उसी तरह से डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड का पिन नंबर जो होता है, जिसको नंबर डाल के आप एटीएम से पैसे निकालते हैं, वो नंबर भी किसी से साझा ना करें।
और अगर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का आप इस्तेमाल करते हैं तो जो पासवर्ड होता है, ट्रांजैक्शन पासवर्ड या लॉगिन पासवर्ड, वो भी किसी के साथ आप साझा ना करें। सिर्फ 2 या 3 पासवर्ड है, ऐसा भी नहीं है कि आपको पूरी पुस्तक याद करके रखनी है। एक पासवर्ड आपको नेट बैंकिंग में जैसे ऑनलाइन करना है या आपको एटीएम में जाना है। और अभी जो सुरक्षा की आपने बात की, हमारे पास 3-4 तरह की सुरक्षा है। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन है, 1 टाइम पासवर्ड आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पे आता OTP जो आता है, है, और मोबाइल तो देखो आपके पास होना चाहिए, और मोबाइल किसी दोस्त के पास है, रिश्तेदार के पास है, तो वो यूज करके 1 टाइम पासवर्ड से सभी निकाल लेगा। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड में भी आपको पासवर्ड याद भी है या पासवर्ड भूल भी गए हैं, तभी आप 1 टाइम पासवर्ड उसे जनरेट कर सकते हैं। तो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए, पासवर्ड आप थोड़े टाइम में बदलते रहे, और लोगों को एक डेमोस्ट्रेट करना, वो हमारा बैंकों का फर्ज है कि हम खुद जाके दिखाएं उनको कैसे यूज करना है। और धीरे धीरे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, फिंगर्स का भी शुरू हो गया है, आईज के थ्रू जो गांव में पासवर्ड नहीं याद कर सकते उनका रेटिना से भी कई एटीएम्स जो है वहां से भी यूज कर सकते हैं। जी आपके पास आता हूं मैं, उससे पहले आप किस तरह से युवाओं को समझाएंगे कि उन्होंने तो बैंकों से जो ट्रांजैक्शन होती है उसके सिक्योरिटी के बारे में बताया, लेकिन मोबाइल वॉलेट आजकल काफी प्रचलित हो रहे हैं, उनमें किस तरह की, क्योंकि अगर आप किसी ने मोबाइल वॉलेट में 1000 रुपए, 2000 रुपए, 100 या 200 रुपए रखे हैं, तो वो किस हद तक सुरक्षित है, कितने सुरक्षित है? वो बहुत सुरक्षित है। और हमेशा हमें जो तुलना करनी चाहिए, मैं अक्सर वो कैश से तुलना करता हूँ। तो अब जैसे गाँव में भी लोग चाहते हैं कि ई कॉमर्स से हम कुछ खरीदें, तो ये भी सोचने की बात है कि अगर हम कैश से अगर किसी ई कॉमर्स दुकान से अगर हम चीजें, सामान खरीदते हैं, तो वो कितना सुरक्षित है। बड़े ई कॉमर्स कंपनियां भी हैं, छोटी ई कॉमर्स कंपनियां भी हैं। अब किसी ई कॉमर्स कंपनी ने मैंने ऑर्डर तो उससे दे दिया, मुझे सामान भेजा ही नहीं, तो फिर मैं क्या कर सकता हूं? तो इस तरह के काफी प्रॉब्लम्स हैं जो मोबीक्विक और हमारी जैसी कंपनियां हम इसमें मदद करते हैं। नहीं, ये तो मुद्दा अलग हो गया। मेरा सवाल ये था कि अगर किसी मोबाइल वॉलेट में मेरे 100 रुपए या 1000 रुपए पड़े हैं, तो वो किस हद तक सुरक्षित है, सुरक्षा के क्या इंतजाम किए जाते हैं? ठीक है, तो वो सवाल भी मैं आपका उसकी जवाब देता हूं, मगर ये भी सुरक्षा का एक पहलू है, और इसमें भी हम किस तरह सुरक्षित करते हैं, कैश से ज्यादा सुरक्षित करते हैं, ये भी मैं बताना चाहूंगा। पहली चीज है, आपका सवाल, पहले आपके सवाल का जवाब दे दूं कि आपने अगर 1000 रुपए डाले हैं अपने मोबाइल में, तो ऐसा नहीं है कि कोई भी उसको यूज कर सकता है। वो आपने अगर अपने मोबाइल में डाले हैं, तो मोबाइल का तो एक पिन होता ही है, मगर मोबीक्विक वॉलेट का अलग से पिन होता है। जी। तो उसको किसी को भी वो खोलने के लिए ना तो मोबाइल का पिन जानना जरूरी है, मोबीक्विक वॉलेट का भी पिन जानना जरूरी है। और अगर आप आईफोन यूज कर रहे हैं, तो फिर तो वो आपके अंगूठे के निशान पर ही चलेगा, और किसी तरह से प्रावधान होता है इसमें। 1 टाइम पासवर्ड भी आता है, 1 टाइम पासवर्ड भी आता है। और इसके अलावा अगर मान लीजिए आपका फोन खो गया, आप हमारे कॉल सेंटर पे फोन करें या ईमेल लिख दें, 1 घंटे में ना सिर्फ वो उस फोन पे मोबीक्विक वॉलेट डिसेबल हो जाएगा, उसमें जो भी जो भी इंफॉर्मेशन है सुरक्षित रहेगी। सिर्फ पैसा नहीं, आपका जो ट्रांजैक्शन है, जो आपकी डिटेल्स उसमें है, वो सारे हम अपने सर्वर से हटा देंगे, मिटा देंगे। बिल्कुल, ये काफी पॉजिटिव पॉइंट है। अगर आपका पर्स कहीं पर खो जाए, उसमें 1000 रुपए के या 1000 रुपए का नोट तो अब चलता नहीं है, लेकिन 500 रुपए का नया नोट या 2000 रुपए का नया नोट या 100 रुपए के नोट अगर उसमें पड़े हो, वो अगर कहीं खो जाए तो वो कोई भी इसका इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन आधुनिक जो तरीके हैं, चाहे वो मोबाइल वॉलेट हो, उसमें अगर आपके वॉलेट में कुछ पैसे पड़े हैं, तो आप तुरंत उसको ब्लॉक करवा सकते हैं कस्टमर केयर में फोन करके, यानी आपके पैसे सुरक्षित होंगे। डॉक्टर साहब, हमारे पास वक्त इतना ही था। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप स्टूडियो में आए और आपने तमाम युवाओं के सवालों का जवाब दिया, हमें समझाने की कोशिश की। बहुत बहुत शुक्रिया। और सिन्हा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो आधुनिक तरीका है उसके बारे में हमें बताया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हमारी छोटी सी कोशिश थी, जो कैशलेस सोसाइटी है, नगद रहित जो अर्थव्यवस्था है, उसकी तरफ हम किस तरह से आगे बढ़े और हम युवा किस तरह से अपना इसमें योगदान दे सकते हैं। और मुश्किल तो बिल्कुल भी नहीं है, काफी आसान है। जिंदगी आसान बन सकती है, आपका लेन देन आसान बन सकता है, और आपकी जेब को तो फायदा होगा ही, देश को भी फायदा हो जाएगा। इसी के साथ ही आज के जनक्स में इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।